हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MBEC एजुकेशन विथ राकेश सर। मैं राकेश सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग क्लास 12 मेनली क्लास 12 का जो आर्ट्स ग्रुप है यानी कला, उसमें इतिहास में जो चैप्टर नंबर 13 है आधुनिक भारत में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसको हम लोग जानने समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, मेनली चैप्टर क्लास 12 हेतु आर्ट्स के लिए तो जरूर है, लेकिन इस चैप्टर से किसी भी कंपटीशन में सवाल आते हैं तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। पाठ का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो वीडियो है इस पाठ से यानी गांधी जी के बारे में, ये पार्ट लेशन जो है महात्मा गांधी के बारे में है। तो ये 2 पार्ट में वीडियो आएगी, इसका पहला पार्ट है। तो चलिए जानने और समझने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी गांधी जी को। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जो अभी भारत का गुजरात राज्य है वहीं पे हुआ था, पोरबंदर नामक जगह पे। भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह पे 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। अब आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर भारत में गजटेड हॉलीडे होती है, उस दिन छुट्टी होती है, सभी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, सभी कार्यालय बंद रहते हैं। वो गांधी जी के बर्थडे के लिए, गांधी जी के सम्मान में। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। और इनकी जो माता जी का नाम था वो पुतली बाई गांधी, यानी इनको पुतली बाई भी कहा जाता है। तो इनकी माता जी का नाम पुतली बाई, पिताजी का नाम इनका करमचंद गांधी, जो गुजरात के राजकोट रियासत के दीवान थे, यानी गुजरात में राजकोट है, वहाँ की रियासत के दीवान थे तो इनके पिताजी। और गांधी जी का जो विवाह हुआ वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई यानी कस्तूरबा गांधी था, 13 वर्ष की उम्र में। तो कस्तूरबा गांधी की भी उम्र 13 वर्ष थी और लमसम गांधी जी की उम्र भी 13 वर्ष थी। तो उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ कस्तूरबा गांधी के साथ। तो आप लोग देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे कस्तूरबा विद्यालय हैं, तो इन्हीं कस्तूरबा गांधी के नाम पे विद्यालय हैं बहुत सारे। तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह गांधी जी का 13 वर्ष की उम्र में। इनकी आरंभिक जो शिक्षा दीक्षा हुई वो गुजरात में ही हुई, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में। और ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और ये 1889 से 1891 के बीच में इंग्लैंड में रहे और वहाँ पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई की उन्होंने। और 1889 में वो इंडिया से चले गए इंग्लैंड और 1891 यानी 1891 में वो वापस आते हैं और बैरिस्ट्री की शिक्षा ग्रहण करके। तो 1891 में वो गांधी जी भारत आते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करके। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वकालत की। और फिर इनके जीवन में घटना आती है, घटनाक्रम होता है, इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। और दक्षिण अफ्रीका गांधी जी आते हैं 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और ये जाते हैं, एक व्यापारी थे जिनसे इनका संपर्क हुआ 1892 में और उनका मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका में बहुत दिन रहते हैं, यानी बहुत साल रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की भी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ता है। और आप समझ लीजिए उस समय की परिस्थितियां, भारत भी उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था और दक्षिण अफ्रीका भी इंग्लैंड के ही अधीन था, यानी वहाँ पे भी वो भी उपनिवेश था, दक्षिण अफ्रीका भी, जो कि अंग्रेजी सत्ता के अधीन ही था। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब गांधी जी इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान इनके जीवन में एक घटना हुई थी। रेलवे का जो फर्स्ट क्लास डब्बा होता है उनसे गांधी जी को जबरन उतार दिया गया था
और किस लिए उतारा गया था? गोरा काला का भेद को लेके, कि जो गोरे लोग हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे, जो काले लोग हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, वो यात्रा नहीं करेंगे। रेल का जो फर्स्ट क्लास डब्बा है उसमें केवल गोरे लोग ही यात्रा करेंगे। जो काले लोग हैं, जैसे इंडियंस, तो ज़्यादातर अंग्रेज जो कहते थे इंडियंस को, वो काले ही कहते थे। तो ये गांधी जी के जीवन में एक घटना हुई इंग्लैंड में, और डरबन और प्रिटोरिया की यात्रा के क्रम में मेरिन्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पे गांधी जी को जबरन फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतार दिया गया। तो उसी समय गांधी जी ने अपने मन में संकल्प किया कि आगे चल के जीवन में मैं गोरे और काले का जो भेद है, जो ये उसको मैं प्रयास करूंगा कि ये गोरे और काले का भेद न रहे। तो इसी क्रम में अब आगे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी का जाना होता है, और दक्षिण अफ्रीका में वो कई कार्य करते हैं, यानी गोरे और काले का जो भेद है, ये जो संघर्ष है, उस दिशा में कई कार्य करते हैं गांधी जी। 1894 में वहां पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और 1903 में द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का वो वहां पे संपादन करते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, उसको स्थापित करते हैं और उसका संपादन भी कार्य करते हैं। इसके बाद 1904 में, ये सब दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं हैं, 1904 में फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में ही वो वहां पे स्थापित करते हैं। और सबसे पहला प्रयोग जो सत्याग्रह, गांधी जी का जो स्वतंत्रता, आप लोग जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है गांधी जी का, एक बहुत विशाल रोल रहा है उनका हमारी आजादी में। तो उनका जो गांधी जी का प्रमुख जो अस्त्र था वो था सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह। तो पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी किए हैं वो 1906 में किए हैं, 1906 में, और प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किए हैं। और वहां पे जो गोरा और काला का जो संघर्ष था उसमें ये प्रयोग किए हैं वहां पे। और 1906 में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किए हैं, और वो साउथ अफ्रीका में। तो ये सवाल आता है कि पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, कब किया? तो 1906 में किया। अगर यही पूछेगा कि भारत में कब किया, तो भारत में चंपारण में किया था उन्होंने, बिहार में। तो आएंगे उस पर। तो पहली बार गांधी जी 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक की रचना करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस लौट आते हैं भारत, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आते हैं। तो अभी जो है 9 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत सरकार अप्रवासी दिवस मनाती है, और गांधी जी के ही लिए मनाती है कि 9 जनवरी को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी में भारत सरकार मनाती है। तो 9 जनवरी को अभी अप्रवासी दिवस मनता है। अब चलते हैं आगे। जब गांधी जी भारत लौट के आए 1915 में, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। आप लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। तो शुरू में गांधी जी जो है अंग्रेजों से सहानुभूति रखते हैं भारत में। जब वो आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी अंग्रेजों से सहानुभूति रखते हैं, और वो भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी पुलिस में भर्ती हो। तो इसलिए कुछ लोगों ने उनको सार्जेंट भी कहा है, भर्ती करने वाला सार्जेंट। उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई है। अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेजी प्रशासन में भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा गांधी जी को दी गई है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो हुए वो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब चूंकि अंग्रेजों से सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि से नवाजा 1915 में, कैसर हिंद की उपाधि से। कैसर हिंद, गांधी जी को ये उपाधि दी गई। उसके बाद जब यहाँ पे गांधी जी आते हैं तो 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और बाद में चल के ये साबरमती आश्रम उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी बना। ये जो साबरमती आश्रम है गुजरात में, ये उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना बाद में चल के। इसके बाद बीच में और भी घटनाएं होती हैं। 1917 में गांधी जी
चंपारण आते हैं बिहार में, और बिहार के एक किसान थे रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं के आग्रह पर, उन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी यहाँ पे बिहार आते हैं 1917 में चंपारण में। और यहाँ पे तीन कठिया जो प्रणाली थी, तीन कठिया, उसके लिए किसानों के हक में, यानी तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए किसानों के हक में गांधी जी आंदोलन करते हैं। और ये यहाँ से आता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था चंपारण में। चंपारण बिहार में है, एक जिला है, तो यहीं पे इनका प्रथम सत्याग्रह हुआ और तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ, किसानों के पक्ष में हुआ। अब ये तीन कठिया प्रणाली क्या है मैं बता देता हूं। यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो खेती है वो नील का करना पड़ता है, नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। अंग्रेज जबरन भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती ऐसी है जिस जमीन में नील को बोया जाएगा उसकी जड़ें, नील की जड़ें बहुत नीचे तक जाती है, और उस भूमि को, जो उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि है, उसको खराब कर देती है, उसको, उसकी शक्ति वो चली जाती है, यानी वो बंजर भूमि हो जाती है। तो इसका किसानों ने विरोध किया यहाँ पे बिहार में, और गांधी जी उनके पक्ष में आए और सत्याग्रह उनका पहला हुआ 1917 में। और तीन कठिया प्रणाली के विरोध में गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह सफल भी रहा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा नीचे, और तीन कठिया प्रणाली की समाप्ति की गई और किसानों के हक में बहुत सारे फैसले लिए गए। तो गांधी जी का पहला प्रयोग सफल रहा बिहार में। इसके बाद छोटे मोटे गांधी जी के बहुत सारे सत्याग्रह रहे हैं, लेकिन आगे हम चर्चा भी करेंगे। उनके 3 बड़े आंदोलन रहे हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन बहुत बड़े, छोटे मोटे तो बहुत सारे सत्याग्रह और बहुत विरोध गांधी जी के रहे हैं। तो आगे चलते हैं। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी सत्याग्रह करते हैं या आंदोलन करते हैं। अब मिल मजदूरों को मिल मालिकों द्वारा बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। मिल मजदूरों की मांगों को मिल मालिक इग्नोर कर देते थे, मानते नहीं थे। तो गांधी जी 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में बैठते हैं और उनका हक दिलाते हैं। तो ये 1918 में भारत में गांधी जी का एक आंदोलन, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये 1918 में हुआ। अब 1918 में ही खेड़ा में एक आंदोलन हुआ, गुजरात में है ये भी खेड़ा। वहां पे भी किसानों की स्थिति खराब थी। टैक्स से अंग्रेज जो है लाद दिए थे, बहुत सारे टैक्स उन पे जबरन लादे गए थे। तो इसके विरोध में, विरोध कर रहे थे वहां के किसान, तो उनके हक में गांधी जी खड़े होते हैं और मजदूरों को किसानों को उनका वास्तविक हक दिलाते हैं। तो खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ। इसके बाद जो अगला आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, दोनों लगभग तकरीबन साथ ही साथ चले हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ 1919 से और 1922 तक चला। ये क्या है खिलाफत आंदोलन? तो तुर्की एक देश है, वहाँ के जो खलीफा है उनको इस्लाम धर्म में, यानी इस्लाम धर्म में बड़ा पूज्य माना जाता है। तो उस तुर्की के खलीफा को जो है बड़ा उनका मतलब धार्मिक महत्व है। इस्लाम धर्म में लोग उनको बड़ा आदर और सम्मान देते थे। तो उनको अंग्रेज प्रताड़ित कर रहे थे, तुर्की के खलीफा को। तो उसके विरोध में यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, और ये ज़्यादातर मुस्लिम वर्ग ने ही इस आंदोलन को शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। बाद में इसमें और भी भारतीय जुड़े, तो इसमें गांधी जी भी जुड़ते हैं। और शुरू में तो अली बंधुओं ने शुरू किया था, लेकिन बाद में गांधी जी जुड़ते हैं, ताकि सब में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा सके। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए गांधी जी इस खलीफा आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में जुड़ते हैं। और इसके बाद शुरू होता है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे आंदोलन और सत्याग्रह किए, लेकिन 3 आंदोलन उनके बहुत बड़े थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो का, लेकिन यहाँ पे हम असहयोग के बारे में बताते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये 1922 तक चला। गांधी जी ने समस्त भारतीयों को यह आह्वान किया कि आप अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, अंग्रेजों को सत्ता चलाने में कोई सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन का ये परिणाम हुआ, और कि
बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिए। कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिसें छोड़ दी, कई सरकारी सेवकों ने अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया। स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज में विद्यार्थी थे वो उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। कई शिक्षकों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कई अध्यापक, प्राध्यापक, यानी जो भी लोग जिस व्यवसाय से जुड़े थे, खाली खासतौर से सरकारी सेवा में थे या किसी तरह से अंग्रेजी सरकार का हिस्सा थे, अंग्रेजी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ, सहयोग आंदोलन, कि लगा कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी, भारत को आज़ादी 1920 में ही मिल जाएगी। लेकिन इस आंदोलन में हुआ क्या कि एक कांड हुआ, चौरी चौरा कांड। ये कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ और उस समय संयुक्त प्रांत यानी आज का यूपी जो है उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो गोरखपुर के बगल में, गोरखपुर में ही के पास में है ये चौरी चौरा जगह। तो वहां पे जो भीड़ है वो उग्र हो गई। असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज दमन भी करते थे। दमन का मतलब बल प्रयोग करते थे। तो बल प्रयोग में भीड़ जो है उग्र हो गई, और उग्र हो गई तो क्या हुआ कि कुछ पुलिस वाले थे वो जाके एक थाने में जो है छुप गए। भीड़ ने उस थाने को ही जला दिया और तकरीबन 21 पुलिस वाले जल के मर गए। अब आप लोग जानते हैं कि गांधी जी का टोटल आंदोलन, जो पूरा आंदोलन है, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मूल मंत्र है, गांधी जी का मुख्य अस्त्र है सत्य और अहिंसा। यानी किसी भी आंदोलन में हिंसा का स्थान उनके आंदोलन में हिंसा का स्थान नहीं रहा है। अब यहाँ पे हिंसा हो गई, गांधी जी से बहुत दुखी हुए और चौरी चौरा हत्याकांड, इसको कांड कहा जाता है। इसके बाद ये 5 फरवरी 1922 को हुआ और 11 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक आंदोलन जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था आगे, बहुत अंग्रेजों पर इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा था। अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सत्ता जो डगमगा रही थी और एन मौके पर एक आंदोलन काफी अच्छा जा रहा था। लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी इस असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कई भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया, इसका बहुत विरोध हुआ। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारा विरोध हुआ। गांधी जी का लोग आलोचना किए कि आंदोलन नहीं समाप्त करना चाहिए था, लेकिन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट एक और आएगा, उसमें हम लोग और समझेंगे। आपका चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।